मिशन रोजगार के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की 1573 एएनएम हेल्थ वर्कर्स को नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश के वे 1573 एएनएम हेल्थ वर्कर्स जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, एक समय सीमा के अंदर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो एक पारदर्शी चयन की प्रक्रिया को पूरा किया गया और आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र प्रदान करते थे, आपके भावी जीवन के माध्यम से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं, इस अवसर पर मैं सबसे पहले नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर आप सभी 1573 एएनएम हेल्थ वर्कर्स को, आपके अभिभावकों को, माता पिता और परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने एक समय सीमा के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके स्वास्थ्य विभाग को सूची उपलब्ध कराई और स्वास्थ्य विभाग आज नियुक्ति की इस प्रक्रिया के साथ आप सबको जोड़ करके अपना एक अभिन्न भाग आपको बना रहा है। वास्तव में मैं कल नीति आयोग के कुछ आंकड़ों को देख रहा था और आपको भी लगता होगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश बदला है। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके अब एक सक्षम राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है और उसमें खासतौर पर जो प्रदेश ने 15-16 में प्रदेश के अंदर जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या थी, वह कुल आंकड़ा जो था वह लगभग 5.25 करोड़ लोग ऐसे थे जो गरीबी रेखा के नीचे दीनहीन स्थिति में जीवन यापन कर रहे थे। और इस दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए उसका परिणाम क्या था कि 37.68% से आज हम इसको यानी 19 से 21 के बीच में ही, यानी 15-16 से लेकर के 19-21 के बीच मात्र 3-4 वर्षों में ही हम लोगों ने इसे 37 यानी 38% से कम करते हुए 22% में लाने में सफलता प्राप्त की है। और पिछले अगर 2 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हुआ है, अगर इन सभी आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आज के दिन पर यह 38% से घट करके मात्र 11-12% के आसपास बचा होगा। ये आंकड़े हर एक उस व्यक्ति को आश्चर्य में डालता है कि जो प्रदेश के समय उस समय बीमारू राज्य थे 15-16 के दौरान,
उनमें से बहुत सारे राज्य अभी बीमारू ही रह गए, लेकिन उत्तर प्रदेश उससे उभर करके एक सकारात्मक दिशा में विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने देखा कि आखिर कौन ऐसे जिले हैं जिन जिलों में वास्तव में ज़्यादा कार्य किए जाने की आवश्यकता थी और उस पर कार्य पहले की सरकारों में नहीं हो पा रहा था। और उसमें जब हम लोगों ने नज़र डाला तो वास्तव में जिन जनपदों की स्थिति बहुत ही खराब थी पहले, इनमें बहराइच था, श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, संभल, खीरी, हरदोई, बांदा, यानी ये सब वही जिले हैं जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो पैरामीटर हम लोगों ने तय किए थे वो शिक्षा का था, स्वास्थ्य का था, कृषि और जल संसाधन का था, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार का था, फाइनेंशियल इंक्लूजन का था। इन सब में एक अभियान के तहत कार्य किया गया। पहले 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में नीति आयोग के मार्गदर्शन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ, पैरामीटर में व्यापक परिवर्तन हुआ। इसके बाद प्रदेश सरकार ने 100 एस्पिरेशनल विकास खंडों को चिन्हित किया और उसमें भी स्वास्थ्य विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग हो या कृषि विभाग हो, जल संसाधन विभाग हो या जो भी विभाग थे, सभी विभागों ने 100% मैन पावर की आपूर्ति वहां पर करते हुए उन्हें एस्पिरेशनल विकास खंडों से उभारने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। और ये परिणाम किस रूप में हम सबको देखने को मिलते हैं, खासतौर पर अगर नियमित टीकाकरण के ही कार्यक्रम को आप देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर जो 2015-16 में उत्तर प्रदेश को 51% के सापेक्ष 19-20 में उत्तर प्रदेश को 70% बताया गया। और मेरा मानना है कि इस समय अगर हम देखेंगे तो ये आंकड़े हमारे पास पूर्ण प्रतिरक्षण का जो कवरेज उत्तर प्रदेश के अंदर 22-23 में है, ये 98% है। आप अनुमान कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने कितनी लंबी छलांग लगाई है और इसमें आपकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। मुझे याद है एएनएम, हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी हमारी जो कार्यकर्त्री हैं, वास्तव में इनकी सेवाओं को मूल्यांकन हम लोग पहले कर नहीं पाते थे। यद्यपि मैं इनकी ताकत को पहले भी समझता था, लेकिन लोग उन्हें उपेक्षित रखते थे, देखते थे कि भाई क्या होना है, जगह खाली पड़ी हुई है, कोई भरता नहीं था। मैं सांसद 5 बार गोरखपुर से था और 5 बार गोरखपुर से सांसद रहने के दौरान मुझे वहां के गरीबों और कमजोर तबके के बच्चे एक बीमारी से वहां असमय काल कलवित होते थे, वो थी इंसेफ्लाइटिस की। ये बीमारी 77-78 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में पांव फैलाई थी और 77-78 से लेकर के 2017 तक, 16-17 तक, यानी इन 40 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 50,000 से अधिक बच्चों की मौत इंसेफ्लाइटिस से हुई। मैंने वह दृश्य देखा है गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज का, जहां एक ही बेड में 4-4 बच्चे लिटाए जाते थे। न दवा थी, न बिस्तर था, न डॉक्टर्स थे। भीषण गर्मी इस सीजन में आप अनुमान कर लीजिए, जैसे आज बरसात नहीं है। और गोरखपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या थी? जो इंसेफ्लाइटिस का वार्ड था वो 3रे मंजिल में था, यानी सबसे ऊपर की फ्लोर में था और फ्लोर में उस वार्ड में एक भी पंखा नहीं था। टॉयलेट चौक थे और उन स्थितियों में कितनी भीषण दुर्व्यवस्था रही होगी वहां पे। किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसके साथ पूरा परिवार आता है,
पूरा परिवार आता था। क्या स्थितियां होती थी वहां की। आज आप जाके देखिए गोरखपुर के बिहाड़ी मेडिकल, पहले गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, आजमगढ़, कमिश्नरी में एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था। न कुशीनगर में था, न महाराजगंज में था, न देवरिया में था, न सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच या फिर इधर मऊ, आजमगढ़, बलिया, कहीं भी मेडिकल कॉलेज नहीं थे। कोई मेडिकल कॉलेज, केवल एक गोरखपुर में, और वहां की भी दुर्व्यवस्था। बिहार के 5-6 जनपदों की भी भीड़ वहीं आती थी और नेपाल के लोग भी तो वहीं आते थे। कितनी दुर्व्यवस्था रही होगी। और उसमें लगातार मौत होती थी, कोई संज्ञान भी नहीं लेता था। अपनी आंखों से हमने उस दुर्व्यवस्था को देखा और उसके खिलाफ आंदोलन किए। संसद से लेकर, सड़क से लेकर के संसद तक लगातार आवाज उठाते थे। लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग 2017 में बनाने के बाद कार्यक्रम चलाया गया, आज परिणाम क्या है? यानी ये सीजन 2017 के पहले मध्य जुलाई से लेके मध्य नवंबर तक का समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर परिवार में एक भय और दहशत को लेके आता था। पता नहीं किस परिवार का कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। और इसके कारण लोग, बहुत सारे लोग जादू टोटका के चक्कर में पड़ जाते थे, ठगे जाते थे। आज क्या स्थिति है? आज हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को, स्वास्थ्य विभाग को जब नोडल विभाग बनाया गया और उनके साथ में सभी अन्य विभागों को जोड़ा गया, आज परिणाम क्या है? इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश से पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब एक भी बच्चे की मौत इस बीमारी से नहीं होती है। इसके लिए एएनएम हेल्थ वर्कर को, आशा वर्कर को, आंगनबाड़ी को मेहनत करनी पड़ी, घर घर जाना पड़ा, दस्तक अभियान चलाना पड़ा, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, जितने भी बीमारियां थीं, इन सभी प्रकार की बीमारियों के खिलाफ एक जागरूकता का विशेष अभियान चलाना पड़ा। सभी विभागों ने मिलकर के कार्य किया। आज परिणाम क्या है? इंसेफ्लाइटिस, जिससे हर वर्ष 1200-1500 मौतें होती थी, पूरी तरह नियंत्रित हुआ। हम लोग तब सफल हुए जब टीम वर्क काम की, एक टीम काम की। इसमें चिकित्सक भी काम करते थे, पैरामेडिक्स भी कार्य करता था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक, एएनएम से लेकर के स्टाफ नर्स तक सर्विलांस को बेहतर किया गया। स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। पंचायती राज और ग्राम्य विकास ने ग्रामीण क्षेत्र में और नगर विकास ने नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता को, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को देने में योगदान दिया। शिक्षा विभाग ने जागरूकता के कार्यक्रम के साथ लोगों को जोड़ा। महिला और बाल विकास विभाग ने पोषाहार के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। परिणाम हम सबके सामने कि जो बीमारी भय और दहशत का कारण बनती थी, न जाने कौन बच्चा इस बार इसकी चपेट में आ जाए, आज वहां कोई भय और दहशत नहीं। इंसेफ्लाइटिस पहले 3 वर्षों में नियंत्रित कर ली जाए और 40 वर्ष से जो हम सब के लिए खतरा बनी हुई थी, वहां के मासूमों को निगलती थी, उसको हमने पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली। और यह उन बहनों के योगदान का है जो इस संचारी रोग नियंत्रण के साथ साथ दस्तक अभियान के साथ घर घर जाकर के बेहतर सर्विलांस को और दस्तक अभियान में एक एक घर की स्क्रीनिंग करने में जिन लोगों ने योगदान किया, परिणाम आप सबके सामने है।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े वैसे ही नहीं हमारे पक्ष में आ रहे हैं और ऐसे ही नहीं चमत्कारिक परिणाम है। इसके लिए परिश्रम हुआ है। संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम वर्ष में निरंतर चले हैं। एक बार का कार्यक्रम संपन्न हुआ, अगला कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। इसमें 5 देशी संस्थाओं ने, यूनिसेफ ने, WHO ने, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके सभी लोगों को एकजुट होकर के आगे कार्यक्रम को बढ़ाया। आज परिणाम हम सबके सामने है और आज वहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वृद्धि हुई। आज आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में पहले एक ब्याडी मेडिकल कॉलेज था जहां 4-4 पेशेंट एक ही बेड पे रहते थे। आज वहां पे 4-4 एक साथ नहीं हैं। आज तो पहले पंखा नहीं था, लेकिन आज आप देखेंगे जैसे इस सभागार में आपको एकदम कहीं भी गर्मी की कोई गर्मी से कोई प्रवाह नहीं, फुल एसी है ना ये सभागार। ऐसे ही वहां पे हर वार्ड में एसी आपको मिलेगा और सेंट्रल एसी से पूरे वार्ड वहां छाए हुए हैं। एक पेशेंट के लिए एक बेड आरक्षित है, पर्याप्त बेड्स हैं वहां पे। और गोरखपुर में तो मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य विभाग ने अपना कार्य किया ही। देवरिया में मेडिकल कॉलेज चालू हो चुका है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सिद्धार्थनगर में प्रारंभ हो चुका है, बस्ती में प्रारंभ हो चुका है, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज पहले से चल रहा है, मऊ के लिए अभी MOU किया है मेडिकल एजुकेशन विभाग ने, जहां पे एक नया मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। बलिया के लिए, संत कबीर नगर के लिए हम कार्य कर रहे हैं। बलरामपुर में KGMU के एक सैटेलाइट सेंटर के रूप में मेडिकल कॉलेज स्थापना की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। बहराइच में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है। यानी आप देख सकते हैं कितने नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं पिछले 6 वर्ष के अंदर। और 1947 से लेकर के क्या कर रहे थे, क्या कर रही थी सरकारें? गरीबी हटाओ के नारे बहुत दिए जाते थे। क्या नारों से उन गरीबों का कल्याण होने वाला है क्या? जमीनी हकीकत क्या थी? ये बीमारू राज्य वैसे ही नहीं था। बीमार मानसिकता ने, उस समय की सरकारों की बीमार मानसिकता ने उत्तर प्रदेश जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस भूमि को बीमारू बना दिया था। और उनकी बीमारू मानसिकता के कारण उत्तर प्रदेश बदहाल स्थिति में था। नौजवानों के सामने पहचान का संकट आता था, नौकरी निकलती थी, चाचा और भतीजा झोला लेकर के वसूली पे निकल पड़ते थे। और परिणाम क्या होता था? एक गरीब ठगा रह जाता था, एक प्रतिभाशाली नौजवान ठगा रह जाता था। आज तो हमारे जितने भी नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े हुए आयोग और बोर्ड हैं, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। पूरी पारदर्शी तरीके के साथ सारी प्रक्रियाएं हैं, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए, और उसी का परिणाम है। नौजवानों के मन में उत्साह है, प्रदेश के लिए कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना है। और इसीलिए नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ हम हर तीसरे दिन जुड़ रहे हैं। यानी पिछले 1.5 साल का ही हम बता दें तो पिछले 1.5 साल में ये 19वां नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है आज, जिसमें हम लोगों ने लगभग 58,000 उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। ये नियुक्तियां पहले भी दी जा सकती थी। आज हमारी कोई नियुक्ति किसी भी आयोग का, लोक सेवा आयोग का हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हो, या शिक्षा से जुड़े हुए आयोगों का हो, आज उस पर कहीं कोई मामला कोर्ट में लंबित नहीं है। प्रक्रियाएं चल रही हैं। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है, अन्य प्रक्रियाओं के बारे में भी सारी चीजें होती हैं, और कोई हस्तक्षेप सरकार का किसी भी आयोग या बोर्ड को लेकर के नहीं। नियुक्ति की प्रक्रिया को
पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराना आयोग और बोर्ड का अधिकार है। उनको अपने उन कर्तव्यों का निर्वहन करना है, वे कर रहे हैं। ये चीजें बताती हैं कि करने के लिए सरकार के पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मुझे नियुक्ति की इन प्रक्रियाओं के साथ जोड़ने में इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि उसके परिणाम यूपी के हित में आ रहे हैं। आज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट को नीति आयोग स्वीकार करती है, भारत सरकार स्वीकार करती है कि हाँ यूपी में सुधार हुआ है। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा था, कोरोना कालखंड में सेकेंड वेव थी, हर व्यक्ति सहमा हुआ था, नेगेटिव रिपोर्ट हमारे खिलाफ चल रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या इसमें होना है, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि जो लोग बोल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में कोरोना फैला है, मैंने कहा एक बात तो साहस करना पड़ेगा। तो मैं स्वयं ही फील्ड में उतर पड़ा, अलग अलग जनपदों में जाता था, अचानक किसी गांव में चला गया और मैं देखता था वहां पे जाकर के कि गांव में मुझे कोई ना कोई एएनएम या आशा वर्कर मुझे मिल जाती थी, दिखती थी। किसी घर में पूछता था कि क्या काम आए हैं आप, कहते थे हम हालचाल लेने के लिए आए हैं कि कोई सर्दी जुकाम बुखार से जुड़ा हुआ कोई मामला तो नहीं, कोई खांसी से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है। और फिर उसकी रिपोर्ट हम करते हैं ICCC में, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में उसकी रिपोर्ट करते हैं। अगर फिर उसका सैंपल लिया जाता है, सैंपल लेकर के फिर अगर पॉजिटिव आया तो उसको हम दवा उपलब्ध करवाते हैं, थोड़ा मामला गंभीर है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते हैं। यानी कितना अद्भुत कार्य हुआ। इतने बड़े प्रदेश को और इतने बड़े देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व था, भारत सरकार का पूरा सपोर्ट था, लेकिन जमीनी धरातल पर कार्य करने का कार्य तो इस जमीन पे रुके हुए जमीन पे कार्य करने वाले इन हेल्थ वर्कर्स ने ही किया था। और जिसका परिणाम हमारे सामने है कि कोरोना भी आज देखिए, मैंने पिछली बार कहा था ना कि कोरोना भी वैसे समाप्त हो जाएगा जैसे इंसेफ्लाइटिस समाप्त हुआ है। अब कोरोना कोई पूछता ही नहीं, कोरोना भी नहीं तो पता लगता था कि इतनी बड़ी गैदरिंग कोरोना में हो ही नहीं सकती थी, हम इकट्ठे हो ही नहीं सकते थे। और तो और परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया तो कोई देखने भी नहीं जाता था। लेकिन आज तो ऐसी कोई समस्या नहीं हमारे सामने, और इसीलिए यह एक सामूहिकता का दर्शन है। हमने टीम वर्क किया, परिणाम हम सबके सामने आए। सबने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, परिणाम हमारे सामने आए। अपनी परवाह किए बगैर हमें अपने समाज को बचाना है, प्रदेश को बचाना है, देश को बचाना है। ये जो लगन थी, इस लगन ने ही प्रदेश को बचाया है, देश को बचाया है। शिशु मृत्यु दर, जो विभिन्न प्रकार के टीकाकरण होते हैं, जिनमें नियमित टीकाकरण के मामले में तपेदिक है, गला घोंटू है, काली खांसी है, टिटनस है, इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है, खसरा है, रूबेला है, हेपेटाइटिस बी है, रोटा वायरस है, निमोनिया है, इंसेफ्लाइटिस है, ये सभी प्रकार के टीकाकरण को शिशुओं पर नियमित रूप से देने का परिणाम क्या है? शिशु मृत्यु दर को नेशनल एवरेज के बराबर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। मातृ मृत्यु दर को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में सफलता प्राप्त हुई। और कुछ मामलों में तो स्वास्थ्य विभाग की जो उपलब्धियां हैं उससे भी उल्लेखनीय है, नेशनल एवरेज से भी अच्छी हुई है। ये चीजें थी कि पहले भी हो सकता था, इच्छा शक्ति नहीं थी, लेकिन जब कार्य प्रारंभ हुआ, एक साथ मिलकर के कार्य प्रारंभ हुआ, डाटा कैप्चर करने प्रारंभ हुए, आज परिणाम हम सबके सामने आए हैं। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहूंगा कि आपने देखा होगा नियुक्ति की प्रक्रिया और नियुक्ति पत्र वितरण की पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं, पूरी निष्पक्षता के साथ, न जाति के नाम पर, न मत और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव किसी के साथ। अगर वह यूपी का है, उत्तर प्रदेश का निवासी है, उत्तर प्रदेश में नौकरी करना चाहता है, योग्यता रखता है, उसके अंदर प्रतिभा है, उसको प्रदेश के अंदर कार्य करने का अवसर मिलना ही चाहिए और उसको उसी दिशा से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। अगर आपके साथ भेदभाव नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई भी आपकी उसके साथ में कहीं भी आपको नहीं लगा कि भाई आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, तो आपसे सरकार भी उम्मीद करेगी
किसी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से प्रदेश के अंदर सेवा के एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आपको भी अपना योगदान देना है। और हम भी चाहते हैं, अभी और बहुत कुछ करना है। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या अलग अलग जो सेक्टर चिन्हित किए गए हैं, इन सब में बहुत कुछ करना है। और नेशनल एवरेज के बाद हमारे पास अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कैसे हम अपने यहाँ लागू कर पाएंगे, धीरे धीरे करके उधर जाना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं, ये उसी दिशा में बढ़ने के लिए कार्यक्रम है। आज तो आप देख रहे होंगे, पहले नर्सिंग कॉलेज नहीं थे, पैरामेडिकल के कॉलेज नहीं थे, आज तो हर जिले के अंदर खोले जा रहे हैं, लगातार इसके विकास किए जा रहे हैं। बहुत सारी संभावनाएं इस फील्ड में कार्य करने की है, और मैं चाहूँगा कि हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। आज का एक कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए भी है, ये मिशन रोजगार का तो कार्यक्रम है ही, मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी है। एक साथ इतनी बेटियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, यानी एक साथ वे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम मिशन शक्ति का भी अभियान है, और इस मिशन शक्ति के कार्यक्रम के साथ भी जुड़ते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं की अभिवृद्धि करने में, उसको प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने में, और उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को देश के लिए एक नजीर बनाने में आप सब अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर मैं 1573 ANM हेल्थ वर्कर को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को एक बार फिर से बधाई देता हूं, और पूरा विश्वास है कि आपके द्वारा जो कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर एक नजीर के रूप में प्रस्तुत करने में मदद करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।